अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ द उमाय्यद एंड द अब्बासिद डायनेस्टीज़ को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज़ उमाय्यद डायनेस्टी। अब हम इसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं कि ये डायनेस्टी कब शुरू हुई, किसने शुरू की और कैसे शुरू हुई। सो द प्यूज़ खलीफा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिलोंग टू द उमाय्यद क्लेन। जो एक रिलीजियस खलीफा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, वो कहाँ से बिलोंग करते थे? उमाय्यद क्लेन से बिलोंग करते थे। ये भी एक कबीला था और ये कबीला कुरैश जो था उसकी एक ब्रांच आप समझ लें। So he appointed in 640 he appointed Abu Sufyan's son Amir Muawiyah as the governor of Damascus in Syria. So इन्होंने 640 में अबू सुफियान के बेटे जिनका नाम था आमिर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको गवर्नर बना दिया। कहाँ का? दमास्कस का, जो कि सीरिया में था। When Hazrat Ali रज़ी अल्लाह तआला अन्हु embraced martyrdom in 661, his eldest son Hazrat Imam Hassan रज़ी अल्लाह तआला अन्हु became the leader of the खिलाफत। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हो गई तो उसके बाद जो उनके बड़े बेटे थे जिनका नाम था हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको खिलाफत का नया लीडर बनाया गया। तो उसके बाद फिर आमिर जो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, जो अबू सुफियान के बेटे थे, जो गवर्नर थे दमास्कस के, उन्होंने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रिफ्यूज़ कर दिया एक्सेप्ट करने से कि मैं इनको एज़ अ लीडर अपनी खिलाफत का कबूल नहीं करता। सो एज़ हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज अ पीसफुल मैन बाय नेचर। हज़रत इमाम जो थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो पीसफुल इंसान थे नेचर बाय नेचर ही। सो एंड नेवर वांटेड द मुस्लिम उम्मा टू शेड ब्लड अननेसेसरी। और वो नहीं चाहते थे कि बिला वजह मुसलमानों का खून बहे, तो इसलिए उन्होंने अपनी जॉब से रिज़ाइन दे दिया और वो जाके मदीना सेटल हो गए। यानी कि जॉब क्या थी? वो लीडर बने थे, खलीफा बने थे अगले खिलाफत के। लेकिन आमिर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो कबूल नहीं था, तो इस वजह से इन्होंने उनकी बात मान ली और ये जाके मदीना सेटल हो गए। आमिर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु टुक ओवर द खिलाफत इन 661। आमिर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरी खिलाफत पे 661 में कंट्रोल हासिल कर लिया। एंड द उमाय्यद डायनेस्टी वॉज इस्टेब्लिश इन 676। सो आपका पहला MCQs में भी यहाँ से आ सकता है कि उमाय्यद डायनेस्टी कब इस्टेब्लिश हुई? 676 में। और किसने इस्टेब्लिश की? आमिर मुआविया ने की। सो व्हेन आमिर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु declared his son Yazid I as his successor, so the first time of the Islamic history was the Khalifa nominated his own son to be the next Khalifa. तो क्या हुआ? तो आमिर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे जिनका नाम था याजिद I उनको अगला खलीफा बनाने का ऐलान कर दिया। तो ये इस्लामिक हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि कोई भी खलीफा अपने ही बेटे को या अपनी ही फैमिली में से किसी को नॉमिनेट कर रहा है। तो ये फिर उनके जो बेटे थे याजिद I, वो फिर अगले खलीफा बने। तो इस पैराग्राफ में सिर्फ यही था आपको उमाय्यद डायनेस्टी के बारे में किसने अपॉइंट किया, क्यों रिफ्यूज़ किया, ये सारे क्वेश्चंस इसमें से छोटे छोटे MCQs के फॉर्म में आ सकते हैं, तो ये याद करना। उसके बाद हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट आपका है साइड बॉक्स। ये जो साइड बॉक्स है तो इसको पढ़ते हैं। सो द इवेंट ऑफ करबला टुक प्लेस इन 10th मुहर्रम 61 AH। मतलब जो 10 मुहर्रम का वाक़या था वो कब हुआ था? करबला का वाक़या कब हुआ था? 10 मुहर्रम को हुआ था। सो इट इज़ रिमेंबर्ड बाय द मुस्लिम्स एज अ डे व्हेन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु द ग्रैंडसन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ याजिद। ये हमें क्या याद दिलाता है? ये तमाम मुसलमानों को ये याद दिलाता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि ग्रैंड सन थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्होंने बहुत ही बहादुरी से सामना किया फोर्सेस का। किन के अगेंस्ट? याजिद के अगेंस्ट। याजिद कौन था? यहाँ जो आमिर मुआविया का बेटा याजिद I, तो उन्होंने ये काम शुरू किया था और वो इनके ख़िलाफ़ थे। तो उनकी फ़ोर्सेस के अगेंस्ट हज़रत इमाम हुसैन जो थे वो लड़ रहे थे। और फिर उन्होंने नेवर एक्सेप्ट, उन्होंने शहादत भी पाई, बट ही नेवर डिड नॉट एक्सेप्ट द टायरनिकल रूल्स ऑफ याजिद। जो रूल याजिद चाहता था कि मेरे ये रूल्स हैं, इनको फॉलो करो, तो हज़रत इमाम हुसैन ने वो फॉलो करने से इनकार कर दिया। तो इस वजह से वो सब कुछ वो वाक़या हुआ। तो इससे आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपने मुसलमान इन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़े से क्या सीखते हैं? तो हम लोग क्या सीखते हैं? ही थॉट द मुस्लिम टू ऑलवेज़ अपहोल्ड द ट्रुथ। हमेशा सच्चाई के साथ रहना है। उसके बाद एंड नेवर सरेंडर, कभी भी
झुकना नहीं है, कभी भी सरेंडर नहीं करना। अगर आप सच पे हो, अगर आप हक पे हो, तो कभी भी सरेंडर नहीं करना। तो ये हमें उन मुसलमानों ने उनसे सिखाया, उन्होंने हमें सिखाया। तो ये इस पेज पे था। ये जो नीचे टॉपिक है, द एक्सपेंशन एंड द कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम स्टेट, ये 2 लाइन्स है, दीज आर द नॉट इम्पॉर्टेंट लाइन्स। तो इससे हम आगे चलते हैं। टाइमलाइन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको टाइमलाइन या तो बनानी आनी चाहिए, अगर पेपर में आ गई कि ड्रॉ द टाइमलाइन ऑफ उमैय्यद डायनेस्टी, तो आप क्या करोगे, आप एक लाइन लोगे, पहला नाम आमिर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका, उनकी डेट, फिर सेकंड लाइन, सेकंड और उसके नीचे लिख देना ताकि कोई गंदा ना लगे, थर्ड उनका नाम ऊपर, उनकी डेट ऊपर, फोर्थ नीचे उनकी डेट, फिर फिफ्थ और फिर ऐसे। तो आप ऐसे टाइमलाइन बनाओगे, प्यारी सी करके बनाना ताकि ये आपके नंबर अच्छे मिलें। तो अब उमैय्यद रूलर्स कौन कौन आए थे और उन्होंने क्या क्या काम किए जिनकी वजह से उनको वजह शोहरत मिली। अब पहला हमारे पास है आमिर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इनकी डेट्स याद करना कि इन्होंने कब और कैसे, कब तक हुकूमत की, या कब इनकी ये कब पैदा हुए, कब उनकी वफ़ात हुई। सो रीज़न फॉर प्रोमिनेंस क्या है, ही वाज द फाउंडर ऑफ द उमैय्यद एम्पायर। पहली चीज़, फाउंडर कौन थे उमैय्यद एम्पायर के, आमिर मुआविया। ही यूनिफाइड द मुस्लिम एम्पायर एंड मेड दमास्कस द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर। इन्होंने क्या किया है, मुसलमानों की जो एम्पायर थी उसको मुत्तहिद मतलब एक साथ जोड़ा, और दमास्कस जो था शहर, उसको अपनी एम्पायर का कैपिटल बना दिया। इस वजह से ये बहुत फेमस थे, या वजह शोहरत मिली इनको। नंबर 2 है हमारे पास अब्दुल मलिक मेड अरबिक द स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ गवर्नेंस अक्रॉस हिज एम्पायर, अक्रॉस द एम्पायर। इन्होंने अपनी पूरी हुकूमत में एम्पायर के अंदर जो लैंग्वेज है अरबिक, उसको इंट्रोड्यूस करवाया, उसको बनाया। ही इंट्रोड्यूस द इस्लामिक करेंसी, इस्लामिक करेंसी को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। गोल्ड दिनार को इन्होंने बनाया, जो कि अभी भी इस्लामिक ममालिक में बाहर के ये यूज़ होती है। सो ही बिल्ड द डोम ऑफ रॉक इन जेरूसलम। आप पेज 10 पे देख सकते हो, ये रॉक इन्होंने एक बनाया था जो कि अब्दुल मलिक ने ही बनाया था, ठीक है, एक डोम बनाया था। सो आपसे क्वेश्चन MCQs के फॉर्म में ही आ सकते हैं कि हु इंट्रोड्यूस द गोल्ड दिनार, हु इज़ द फाउंडर ऑफ उमैय्यद एम्पायर। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको याद हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रूलर हैं तारिक बिन ज़ियाद। ही लेड द उमैय्यद फोर्सेस इन मैनी एक्सपीडिशंस। एक्सपीडिशंस का मतलब होता है कि कोई भी कैंपेन चलाना। सो इन्होंने के लीडर रहे हैं उमैय्यद फोर्सेस के। ही लेड एन आर्मी अक्रॉस द स्ट्रेट ऑफ Gibraltar, the famous saying, "We have to burn our boat," as its origin in address to his troop। मतलब इन्होंने आर्मी को भी ट्रेन किया है, लीड किया है, जो कि कहाँ तक थी, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर तक। और इनका एक फेमस आप सेइंग कह लो, हम यहाँ पे वर्ड नहीं है, यहाँ पे सेंटेंस नहीं बोला हुआ उन्होंने, जस्ट उनका है फेमस बात, आप समझ लो क्या फेमस बात थी इनकी, वी हैव टू बर्न आवर बोट, ठीक है। हिज हैज़ इट्स ओरिजिन इन इट्स एड्रेस टू हिज ट्रोप, मतलब वो अपनी एड्रेस क्या कर रहे थे, किस वजह से उन्होंने ये बात बोली, अपनी ट्रोप को लेके ये बात बोली थी। सो ही एक्सटेंडेड द उमैय्यद एम्पायर इन बाउंड्री राइट अप द पायरेनीज माउंटेन लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ फ्रांस एंड स्पेन। इन्होंने जो उमैय्यद एम्पायर था उसको एक्सटेंड किया, मतलब उसको बढ़ाया, किन माउंटेन्स तक, पायरेनीज माउंटेन तक, जो कि कहाँ लोकेटेड है, फ्रांस में एंड स्पेन में। तो ये इनके पॉइंट्स याद हो कि व्हाट इज़ द फेमस डायलॉग ऑफ तारिक बिन ज़ियाद, वी हैव टू बर्न आवर बोट, ठीक है। तो इसमें से छोटे छोटे आपके ऐसे MCQs आ सकते हैं, क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे मे बी, या मे बी शॉर्ट पूछे भी जाएँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे रूलर हैं मारवान II। He was the last Caliph of Umayyad Khilafat. He recognized the army so that it was made up of more mobile division। इन्होंने आर्मी को रीऑर्गेनाइज़ किया ताकि और भी उसकी डिवीजन हो सके। ये आखिरी खलीफा रहे हैं। He died following the Abbasid force led by Abu al-Abbas। ये अब्बासिद की जो भी फोर्सेस थी उनसे भाग रहे थे, और भागते दौरान ये मर गए, या फिर इनको कुछ में भी कह सकते हैं कि मारे गए या मर गए। तो वो जो फोर्सेस थी वो लीड कौन कर रहे थे, वो अब्दुल अब्बास लीड कर रहे थे। तो ये याद रखना कि मारवान II कब मरे और किस वजूहात से मरे, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास है अब्दुल रहमान I। सो ही फ्लेड टू स्पेन आफ्टर द किलिंग ऑफ उमैय्यद रूलर। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने उमैय्यद रूलर को जितने भी थे
ये जब वो सारे मारे गए उमायद रूलर, तो ये कहाँ चले गए, ये स्पेन चले गए। एंड सिर्फ ये वाहिद थे जो वहाँ पे बचे जाके। तो ही कंसोलिडेशन उमायद रूलर इन स्पेन, ही सिक्योर्ड द एम्पायर फ्रॉम अटैक बाय द अब्बासिड फोर्सेस एंड दोस सेंट बाय चार्ल्मेंज। मतलब इन्होंने अपनी हुकूमत यानी कि उमायद हुकूमत को बचाने की कोशिश की है, किससे, अब्बासिड डायनेस्टी से, अब्बासिड फोर्सेस से। और वो जो फोर्सेस थे वो कौन लीड कर रहा था, ये चार्ल्मेंज लीड कर रहे थे। सो अब्दुल रहमान वन को हम लोग क्या कहते हैं, अल दाखिल भी कहते हैं। तो ये आपको पता हो कि फिर इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि अब्दुल रहमान को हम क्या कहते हैं, अल दाखिल भी कहते हैं, या अल दाखिल किसको कहते हैं, अब्दुल रहमान को कहते हैं। सो इसमें यही था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मोहम्मद बिन कासिम एंड द कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। अब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फ़तह कैसे किया। 712 में अरब मुस्लिम ट्रेडर डाइड इन श्रीलंका। अरब मुस्लिम जो ट्रेडर थे वो श्रीलंका में मर गए। उनकी फैमिली जो थी, उनकी बिलोंगिंग्स, उनके सामान के साथ उनकी पूरी फैमिली वो घर वापस आ रहे थे अरेबिया। और आते हुए, क्योंकि पहले ज़माने में लोग जो हैं वो कश्तियों पे सफ़र करते थे, अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो कश्तियों पे जाते थे। तो समुंदर में कौन होते हैं, पायरेट्स होते हैं। पायरेट्स यानी कि समुद्री डाकू होते हैं। तो वो जब उनकी फैमिली जो थी अरब मुस्लिम ट्रेडर्स की, वो वहाँ से अपने घर अरेबिया आ रही थी, तो रास्ते में उन पे अटैक किया और उनको पकड़ लिया गया समुद्री डाकुओं ने, जब वो सिंध के किनारे तक पहुँचे तब। हिजाज बिन यूसुफ जो थे वो अरब के गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ इराक़ के गवर्नर थे। उन्होंने रूलर ऑफ सिंध के, क्योंकि सिंध के पायरेट्स ने पकड़ा ना कॉस्ट के पास, यानी कि सिंध के वो थे समुद्री डाकू जो अरब के लोगों को पकड़ा। तो अरब के जो गवर्नर थे हिजाज बिन यूसुफ, उन्होंने सिंध के रूलर उस वक्त कौन थे, राजा दाहिर, उसको कहा, उनके साथ डील करने की कोशिश की कि उनको कहा कि आप पायरेट्स के साथ डील करो कि हमारी फैमिलीज़ को सही सलामत घर पे भेज दिया जाए। राजा दाहिर ने उनकी ये बात मानने से इनकार कर दिया। इन रिस्पॉन्स पे हिजाज बिन यूसुफ ने अपनी आर्मी और अपने नेफ्यू के कमांड में भेजे। और नेफ्यू कौन था, हज़रत मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। हु वॉज ओनली 16, जो कि सिर्फ 16 साल के थे। एंड उन्होंने राजा दाहिर को उनकी जगह पे एट द पोर्ट ऑफ डेबल के मकाम पर जाके हराया। हिस्टोरियंस हमें ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की रीज़न जीतने का एक ये था कि उनके पास नॉवल एंटीसेज वेपन्स थे, जिनको कैटापल्ट कहा जाता है। वेपन मतलब हथियार। उनके पास ऐसे हथियार थे जिनकी वजह से राजा दाहिर को आसानी से हराया जा सकता था, वो ये कहते थे। सो द अरब यूज़, जो अरब के जितने भी यानी कि मोहम्मद बिन कासिम या इनके साथ जितनी भी फोर्सेस थी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 हथियारों मतलब 5 कैटापुल्स का इस्तेमाल किया, ताकि पूरे तरीके से जो सिंध की वो थे फोर्सेस थी उनको हराया जा सके। 713 में पूरा सिंध बिकेम अ पार्ट ऑफ उमायद खिलाफत। तो मतलब इनके राजा दाहिर के कब्ज़े से छुड़ा के इन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया सिंध को, पूरे सिंध को। कब लिया, 713 में लिया, और वो फिर उमायद खिलाफत का पार्ट बन गया। मोहम्मद बिन कासिम वाज अ फेयर एंड ऑनेस्ट रूलर। ये बहुत ईमानदार रूलर थे और इन्होंने अपने अच्छे दिल से, काइंड दिल से आम लोगों का दिल भी जीता। जो आम लोग थे वो इनकी रिस्पेक्ट करते थे एंड एक्सेप्टेड इस्लाम फॉर देयर ओन फ्री विल। तो इनकी अच्छाई देख के लोगों ने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम भी कबूल करना शुरू कर दिया। सो द अरब इंट्रोड्यूस द अरबिक लैंग्वेज विच गेव राइज अ लिटरेसी। तो उसके बाद फिर अरब ने अपनी एक अरबिक लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद इन्हीं लोगों ने कैसे स्पेन को फ़तह किया, कंक्विस्ट किया। सो अल अंडलूसिया, ये स्पेनिश एक वर्ड है और इस स्पेन का ही नाम है। तो आपको पता हो कि स्पेन का नाम क्या है, अल अंडलूसिया। सो स्पेन को हम क्या कहते हैं, अल अंडलूसिया इन द अरेबिक वर्ड है, अरेबिक लैंग्वेज का ही वर्ड है। ये कंट्री है, स्पेन क्या है, एक कंट्री है, एक ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, जिसकी इंपॉर्टेंस यूरोप में और लिबरेरियन पेनिसोला में बहुत ज़्यादा है। विच मोस्टली रूल्ड बाय फ्यूडल लॉर्ड, जिन पे हुकूमत कौन लोग करते थे, फ्यूडल लॉर्ड करते थे, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं करना, बस इसकी ये नाम याद रखो कि स्पेन का सेकंड नाम क्या था। सो द वर्ड एंडालूसिया स्पेशली द ज्यूज़। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये एंडालूसिया है क्या और ये कहाँ से निकला है, इसका मतलब क्या है। तो ये आपको पता हो कि एंडालूसिया स्पेन को ही कहते हैं, बट ये वर्ड है। so उसके बाद उसने कहा है कि ये स्पेशली कौन सा वर्ड है, ज्यूस, जो एक मज़हब है, लेड ऑप्रेस्ड लाइफ, जिसका मतलब है जीना, अपनी ज़िंदगी गुजारना। वन द उमायद गवर्नर, जब ये उमायद जो गवर्नर थे मूसा बिन नुज़ैर रिसीव अ कंप्लेंट फ्रॉम अ नोबल मैन कोर्ट जूलियन ऑफ क्यूटा अबाउट द मिसकंडक्ट ऑफ द विसिगॉथ किंग रॉड्रिग्यूज।
जब उमैयद रूलर जिनका नाम था मूसा बिन नुज़ैर, उन्होंने एक कंप्लेंट रिसीव की एक नोबल मैन से। उन्होंने आके शिकायत की कि मेरे साथ ये जो बादशाह है विसिगॉट, ये बदतमीज़ी करता है, मिसकंडक्ट करता है। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने ही सेंड तारिक बिन ज़ियाद विद एन आर्मी टू 7,000 मैन टू डिफीट द किंग। फिर उन्होंने क्या किया, मूसा बिन नुज़ैर जो कि गवर्नर थे, उन्होंने तारिक बिन ज़ियाद को भेजा अपनी 7,000 आर्मी के साथ, ताकि उस बादशाह को जाके हराया जाए, उसको सबक सिखाया जाए। तो तारिक बिन ज़ियाद एंड हिज आर्मी अराइव्ड इन गिलब्रिटर। वो वहाँ पे पहुँचे 711 में। सो द मुस्लिम फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द विसिगॉट। मुसलमानों ने बड़ी बहादुरी से इस विसिगॉट किंग के साथ लड़ाई की और उसको आर्मी लीड बाय किंग तो द मुस्लिम अचीव अ डेसिसिव विक्ट्री एट अ बैटल ऑफ। तो मुसलमानों को फ़तह हासिल हुई। किस जगह पे इनको फ़तह मिली? बैटल ऑफ ग्वाडलेट एट गिब्राल्टर में, जो कि स्पेन में 19 जुलाई 711 में। सो आपको इसमें से ये MCQs पता हो कि किस बादशाह ने नोबल मैन के साथ मिसकंडक्ट किया, कौन कंप्लेन लेके गया, किसके पास लेके गया, तारिक बिन ज़ियाद के साथ कितनी आर्मी थी, 7,000 बंदे थे। उसके बाद किस मकाम पर मुसलमानों ने इस विसिगॉट को हराया, किंग को हराया। बैटल को जंग का नाम क्या है? ग्वाडलेट। एंड किस मकाम पर? गिब्राल्टर के मकाम पर। ओके, सो ये थी उसकी कुछ पत्थर उस जगह के स्पेन में गिब्राल्टर के, और ये हो रही है बैटल ऑफ ग्वाडलेट। ठीक है। सो द स्पेनिश फोर्सेस कुड नॉट फाइट बैक। स्पेनिश की जितनी भी फोर्सेस थी वो वापस फाइट बैक नहीं कर रही थी, जबकि जो तारिक बिन ज़ियाद थे उन्होंने पूरे स्पेनिश के इलाकों को अपने कब्ज़े में ले लिया था। सो द ओप्रेस्ड पेयेंट मतलब किसान होते हैं, एंड ज्यूस ऑफ एंडालूसिया वेलकम द मुस्लिम्स आर्मी। वो जितने भी किसान थे और ज्यूस के जितने भी बंदे थे, उन्होंने मुसलमानों की आर्मी को वेलकम किया, क्योंकि मुसलमानों ने वो जगह अपने कब्ज़े में ले ली थी। मुस्लिम रूलर इस्टेब्लिश अ सिस्टम गवर्न बाय जस्टिस एंड इक्वालिटी। फिर वहाँ पे मुसलमानों ने एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बनाया जो जस्टिस पे भी था और इक्वालिटी पे भी था। एंड अ रिलीजियस फ्रीडम टू पीपल ऑफ ऑल रिलीजन। वहाँ पे पूरे तरीके से आज़ादी थी रिलीजन की। अगर आप हिंदू हो, अगर आप मुसलमान हो, अगर आप ज्यूस हो, आपका मज़हब कोई भी है, आपको पूरी आज़ादी है, आप अपने मज़हब के साथ ज़िंदा रह सकते हो। सो देयर वर पीपल बिलोंगिंग टू वेरियस सोशो इकोनॉमिक एंड रिलीजियस बैकग्राउंड। फिर वहाँ पे बहुत सारे वेरियस बैकग्राउंड्स आए, जैसे कि अरब था, नॉन अरब है, मुस्लिम है, ज्यूस है, क्रिश्चियंस है, टेरियन है। एंड उमैयद रूलर्स अलाउड द रेजिडेंट ऑफ द कॉन्क्वायर्ड लैंड ऑफ द प्रैक्टिस देयर रिलीजियस फ्रीली। फिर उन्होंने क्या काम किया कि ताकि वहाँ पे इजीली वो प्रैक्टिस कर सके अपने रिलीजियस की फ्रीली, रूलर्स ने अलाउ कर दिया। सुसाइड बॉक्स देख लेते हैं। बर्न योर बोट किसने कहा था? सेड बाय तारिक बिन ज़ियाद। तारिक बिन ज़ियाद ने कहा था। हम देख लेते हैं। यस, ये लिखा हुआ ना, बर्न योर, वी हैव टू बर्न आवर बोट, किसने कहा था? तारिक बिन ज़ियाद ने। हम पीछे पढ़ के आए हैं। सो तारिक बिन ज़ियाद ने वाइल एड्रेसिंग हिज स्मॉल आर्मी ऑन अ बीच इन गिब्राल्टर। सो उन्होंने ये कब बोला था? बर्न योर बोट कब बोला था तारिक बिन ज़ियाद ने? उन्होंने जब वो बीच पे लड़ाई हो रही थी, स्मॉल आर्मी को एड्रेस करते हुए बोला था गिब्राल्टर के मकाम पर, बिफोर एंटरिंग स्पेन में इंटर होने से पहले, जब वो जंग करने जा रहे थे। सो द ऑर्डर वाज इंस्टेंटली फॉलो बाय हिज फोर्सेस। उन्होंने जब ये बात बोली ना, बर्न योर फोर्सेस, तो उनकी जितनी भी फोर्सेस थी उन्होंने उनकी बात ही मानी। एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट अ ह्यूज आर्मी ऑफ ओपोनेंट्स वाज रेडी टू अटैक देम। जबकि उनके सामने अटैकर भी खड़े थे जब वो जंग करने जा रहे थे, वो किंग की फोर्सेस थी, उसके बावजूद उन सब ने उन पर अटैक करने के बजाय तारिक बिन ज़ियाद की ये बात मानी। तो ये आपको एड्रेस, आपको ये पता हो कि क्वेश्चन आ सकता है कि बर्न योर बोट किसने बोला, कब बोला और क्यों बोला, तो वो ये किस चीज़ पर एड्रेस कर है, वो ये आपको यहाँ पे मेंशन प्रॉपर्ली अब कर दिया गया है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही।